हेलो दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अखिलेश बर्तवाल। तो मैं लेकर आया हूँ उत्तराखंड इतिहास से संबंधित एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है परमार राजवंश। देखिए, इसके अंतर्गत हम जानेंगे उत्तराखंड के मध्यकालीन इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण राजवंश परमार वंश के बारे में, जिसने गढ़वाल के क्षेत्रों पर शासन किया। देखिए, हमने इससे जुड़े हुए सभी तथ्यों को 2-3 पुस्तकों से इकट्ठा किया है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको परमार वंश से संबंधित संपूर्ण फैक्ट प्राप्त हो जाए, जिससे कि आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत ना हो, तो इसलिए आप इस सीरीज को देख सकते हैं। और इस सीरीज में हम अंत में एक टेस्ट भी लगाएंगे जो कि इसका चौथा पांचवा पार्ट होगा, जहां पर परमार वंश से संबंधित सारे प्रश्नों को हल करेंगे हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का जो टॉपिक है, पहला भाग परमार वंश का, भाग 1 परमार वंश का, जहां हम देखेंगे पहले परमार शासक कनकपाल के बारे से लेकर और 36वें परमार शासक आनंदपाल द्वितीय तक, जो सभी के सभी गढ़पति शासक थे। अर्थात ये सिर्फ एक गढ़ पर शासन किया करते थे, ये संपूर्ण गढ़वाल के शासक नहीं थे। देखें, सबसे पहले हम देखेंगे कनकपाल के बारे में। देखिए, आदि पुरुष अगर हम कहें, आदि पुरुष कहा जाता है किसी भी वंश के पहले शासक को, और कनकपाल को मानते हैं हम परमारों का आदि पुरुष। और ऐसा हम इसलिए मानते हैं क्योंकि हरिकृष्ण तुड़ी ने कनकपाल को माना है परमारों का आदि पुरुष, क्योंकि गढ़वाल का इतिहास लिखा है हरिकृष्ण तुड़ी ने, जबकि एटकिंसन ने ऐसा नहीं माना है। लेकिन जो हमारे लिए फैक्ट बनता है वो यही है कि गढ़वाल के जो आदि पुरुष हैं या परमारों के जो आदि पुरुष थे वो कनकपाली थे। कनकपाल ने ही परमार वंश की स्थापना की, और ऐसा फैक्ट इतिहासकारों ने, अधिकतर इतिहासकारों ने माना भी है। देखिए, अभिलेखों में हमें एक नाम प्राप्त हुआ है, वो है भवनापाल या भोनापाल। और ये नाम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इतिहासकारों का मानना है कि जो भवनापाल या भोनापाल जो नाम प्राप्त हुआ है उसे कनकपाल के लिए ही प्रयुक्त किया गया था। कनकपाल को ही इस नाम से जाना गया। अगर हम कनकपाल की स्थापना वर्ष की बात करें तो स्थापना वर्ष हमें यहाँ पर 2 मिलते हैं। एक तो हमें 688 मिलता है और एक हमें मिलता है 888। देखिए, ये दोनों के दोनों वर्ष जो हमें प्राप्त हुए हैं, ये हमें प्राप्त हुए हैं हरिकृष्ण रतुड़ी के इतिहास से। हरिकृष्ण रतुड़ी ने 2 किताबों में 2 सन दिए हैं, इसलिए यहाँ से प्रश्न बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब इतिहासकार ही कन्फ्यूज़ हैं तो हम तो कन्फ्यूज़ होंगे ही। तो इसलिए सन कभी नहीं पूछा जाएगा कनकपाल का, क्योंकि यहाँ पर 2-3 सन हमें प्राप्त हुए हैं। इसलिए हमें याद रखना है कि कनकपाल सिर्फ हमारे परमार वंश के पहले परमार वंश के संस्थापक हैं और उनके आदि पुरुष हैं। तो चलिए, यहाँ से हमारे ये प्रश्न बनेंगे। और अगर प्रश्न बनेगा कि भवनापाल या भोनापाल किस परमार शासक के लिए प्रयुक्त किया गया नाम है, तो वो है कनकपाल ही। तो चलिए आगे हम बढ़ेंगे। आगे बढ़ने पर मूल स्थान की अगर हम बात करें कनकपाल की, कनकपाल कहाँ का निवासी था, क्योंकि कनकपाल उत्तराखंड का मूल निवासी नहीं था, वो बाहर से उत्तराखंड में आया था और उसने कत्यूरी वंश के अवशेषों पर स्थापना की थी परमार वंश की। तो देखेंगे हम, कनकपाल का मूल स्थान जो हमें प्राप्त हुआ है वो है धार नगरी, गुजरात से संबंधित था। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है, तो ये धार नगरी गुजरात से संबंधित एक शासक था कनकपाल। और कनकपाल गढ़वाल की यात्रा पर आया था। धार्मिक यात्रा भी ये हो सकती है कि वो बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा के लिए आया हो, और यहाँ पर एक कत्यूरी शासक ने उसको देखा और कत्यूरी शासक को ऐसा लगा कि वो उसकी पुत्री के विवाह के लिए योग्य पुरुष है, इसलिए उसने अपनी पुत्री का विवाह, जो है भानुदेव ने अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल से किया। और कनकपाल को दहेज स्वरूप एक परगना भेंट किया, वो था चांदपुरगढ़ का परगना, जो आज भी चमोली में स्थित है। चांदपुरगढ़ का जो परगना कनकपाल को भेंट किया, वहीं पर कनकपाल ने चांदपुरगढ़ की स्थापना की और वहाँ पर उसने शासन शुरू किया। तो चांदपुरगढ़ से शासन शुरू किया परमारों ने। अगर हम बात करें तो परमारों का जो शासन शुरू हुआ वो हुआ चांदपुरगढ़ से आरंभ। चांदपुरगढ़ उनका पहला गढ़ है, और कौनपुरगढ़ एक छोटा सा गढ़ है चांदपुरगढ़ के अंदर, उससे संबंधित जो शासक है वो भी है कनकपाल। अगर कभी पूछा कि जाए कि कौनपुरगढ़ किस शासक से संबंधित गढ़ था, तो वो कनकपाल से संबंधित गढ़ था, क्योंकि कौनपुरगढ़ चांदपुरगढ़ के भीतर ही एक छोटा सा गढ़ है और चांदपुरगढ़ का जो शासक था वो था कनकपाल। तो हमने यहाँ पर देख लिया, कनकपाल धार नगरी से आया, कत्यूरी शासक भानुदेव ने अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल से किया और चांदपुरगढ़ परगना दिया, जहाँ पर कनकपाल ने परमार वंश की स्थापना की। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, हम आनंदपाल और स्वर्णपाल 2 शासकों के बारे में, जो प्रमुख शासक हैं। देखिए, हम हर शासक के बारे में सीक्वेंस वाइज नहीं देखेंगे, क्योंकि हम उन्हीं शासकों को देखेंगे जो इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तो अगर हम बात करें आनंदपाल की, तो आनंदपाल को हम इसे आनंदपाल प्रथम भी कहते हैं। तो अशोकचल एक नेपाल से एक आक्रमण हुआ 1191-92 में। 1191-92 में एक आक्रमण हुआ। तो जो आक्रमण हुआ वो हुआ था अशोकचल का, और अशोकचल का आक्रमण आनंदपाल के समय हुआ था परमारों पर। तो देखिए, यहाँ पर ये फैक्ट हमारा बनता है। दूसरा, इसने जब अशोकचल का आक्रमण हुआ तो कुछ समय के लिए राजधानी से ये भाग गया और इसने राजधानी परिवर्तन कर ली, और ये कही थी उसने मनुवाकोट। तो इसका मतलब है कुछ समय तक मनुवाकोट में रहा, बाद में ये खुद अपनी राजधानी में वापस लौट आया।
आगे हम देखेंगे सोनपाल। देखिए सोनपाली का राजा हमको मिलता है, वैसे तो इसका जो क्रम है वो 23वां, इसका क्रम 23वां शासक था और इसके समय जो हुआ परमारों में फूट पड़ गई, मतलब परमार के दो अलग अलग शासक अलग अलग स्थानों पर शासन करने लगे। देखिए जो ये सोनपाल था इसने मुख्य राजधानी को छोड़कर सोनी भिलंग घाटी में अपनी राजधानी बनाई। अभी भिलंग घाटी भिलंगना घाटी है या रुद्रप्रयाग चमोली में कोई अन्य घाटी है, इसका प्रमाण भी इतिहासकारों को प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन इसकी राजधानी के लिए सोनी भिलंग शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अगर क्वेश्चन आए कि किस परमार वंश के समय परमारों का विभाजन हुआ, किस परमार राजा के समय परमार वंश का विभाजन हुआ, तो वो हुआ था सोनपाल के समय। और सोनपाल ने भिलंग घाटी नाम की एक जगह पर शासन शुरू किया था और यहाँ की जो राजधानी थी सो हमने कहा था भिलंग घाटी नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे हम देखेंगे। देखिए जो सोनपाल है उसको स्वर्णपाल भी कहा गया है और कई बार स्वर्णपाल का अर्थ कनकपाल से भी लगाया जाता है, क्योंकि कनक का जो पर्यायवाची होता है वो होता है स्वर्ण, तो जो दूसरा होता है कनक का स्वर्ण, तो इसलिए कई बार स्वर्णपाल कनकपाल को भी कहा जाता है। इसलिए कभी अगर ऐसा फैक्ट पूछा जाए तो अपनी समझ के हिसाब से आप पेपर में सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे। आगे कुछ राजाओं के नाम हैं जो संबंधित हैं परमारों से, कांतिपाल, लखनपाल और अनंतपाल। देखेंगे कांतिपाल के बारे में। देखिए कंडारागढ़ की स्थापना की थी कांतिपाल ने। अब कंडारागढ़ की अगर हम बात करें कहाँ पर स्थित है, तो रुद्रप्रयाग में स्थित है कंडारागढ़ या था। यहाँ पर कांतिपाल जो शासक थे उसने कंडारागढ़ की स्थापना की। अब बात करते हैं लखनदेव की। देखिए लखनदेव के लिए एक अन्य नाम भी हमें मिला है, थोड़ा सा चेंज है, जो है लसणदेव। देखिए लसणदेव इसके लिए नाम का प्रयुक्त हुआ है और यही परमारों का पहला वो ऐसा शासक है जिसकी तांबे की मुद्राएं प्रथम बार प्राप्त हुई। अर्थात अगर किसी ने तांबे की मुद्राएं प्रथम बार छपवाई तो ये लखनदेव ही था और इसकी जो प्रथम परमार है जिसने मुद्राएं छपाई, और इसकी मुद्राओं पे जो लिपि हमें मिली है वो मिली है देवनागरी लिपि में इसकी मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं। और लखनदेव के बाद जो शासक हमें इम्पोर्टेंट मिलता है वो है अनंतपाल। देखिए अनंतपाल की अगर हम बात करें तो अनंतपाल का एक अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है। परमारों में ये प्रसिद्ध अभिलेख है, प्रथम अभिलेख हम इसे मानते हैं। ये अभिलेख है धारशिला अभिलेख, धारशिल से हमें ये प्राप्त हुआ है। अब ये धारशिल नामक जगह कहाँ पर है? धारशिल नामक जो जगह है वो है उखीमठ। इसका हमें आंसर मिला है, ये श्योर है नहीं, लेकिन इसका जो आंसर हमें मिलता है किताबों में उखीमठ में धारशिल अभिलेख है। और धारशिल अभिलेख की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भिलंग घाटी के वंश की जानकारी मिलती है। देखो सोनपाल ने जो राजधानी परिवर्तन की थी, भिलंग घाटी में जिस वंश की स्थापना की थी, वहाँ पर उस वंश की जो वंशावली मिलती है वो हमें धारशिल अभिलेख से मिलती है और धारशिल अभिलेख है अनंतपाल का। तो प्रश्न बन सकता है कि अनंतपाल का जो अभिलेख है या धारशिल किसका अभिलेख है, तो अनंतपाल का अभिलेख है। और भिलंग घाटी के वंश की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगी धारशिल अभिलेख में भिलंग घाटी के वंश की जानकारी मिलती है। आगे हम देखेंगे जगतपाल और आनंदपाल द्वितीय को। देखिए जगतपाल की अगर हम बात करें तो जगतपाल 34वां परमार था। देखिए 34वां परमार था जगतपाल 34वां परमार था। और अगर हम विशेषता की बात करें जगतपाल की, तो देवप्रयाग मंदिर में एक ताम्रपत्र दान दिया था जगतपाल ने, जहाँ पर एक ताम्रपत्र को दान दिया गया। और इस ताम्रपत्र की विशेषता ये है कि इसमें कनकपाल का पहली बार नाम मिला है। मतलब अगर कनकपाल का जो पहला जिक्र कहीं पर हमें मिला है लिखित प्रमाण के रूप में, तो वो मिला है देवप्रयाग के ताम्रपत्र में। देखिए देवप्रयाग में बहुत सारे राजाओं ने, किसी ने घंटी दान की, किसी ने कुछ द्वार पर अंकित करवाया, लेकिन जो ताम्रपत्र की अगर हम बात करें जो परमारों का पहला, वो देवप्रयाग से हमें प्राप्त हुआ है, जहाँ पर कनकपाल का नाम पहली बार मिला है। और अगर हम देखें अन्य तथ्य, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है कि जगतपाल ने इस अभिलेख में खुद को रजवार कहा। तो प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि किस शासक ने अब खुद को ताम्रपत्र में रजवार शब्द से संबोधित किया, तो जगतपाल ने देवप्रयाग ताम्रपत्र में खुद को रजवार शब्द से संबोधित किया, जबकि उसने कनकपाल का नाम यहाँ पर अंकित करवाया। तो ये है जगतपाल से संबंधित कुछ फैक्ट। आगे देखेंगे अनंतपाल द्वितीय। देखिए 36वां परमार था अनंतपाल द्वितीय। ऐसा पूछा जा सकता है कि अनंतपाल द्वितीय का क्रम कौन सा था? 36वां क्रम था। और ये इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि इसके बाद ये अंतिम गणपति था। इसके बाद जो गणपति है वो इसके बाद का जो शासक है वो गणपति नहीं रहा, बल्कि उसने गढ़ों का एकीकरण किया, जो है अजयपाल। तो अनंतपाल द्वितीय अंतिम गणपति था, मतलब एक गढ़ में शासन करने वाला। इसके बाद अजयपाल ने संपूर्ण गढ़वाल का एकीकरण किया, तो इसलिए अनंतपाल का पुत्र भी है अजयपाल। देखिए अजयपाल जो है वो आनंदपाल द्वितीय का पुत्र है, जबकि मैंने आनंदपाल प्रथम को देखा था जहाँ पर अशोकचंद्र का आक्रमण 1191 में हुआ था। तो देखिए ये थे हमारे आज के फैक्ट। यहाँ पर हमने देखा परमार वंश का भाग 1, जहाँ पर हमने कई सारे शासकों के बारे में जाना। तो चलिए धन्यवाद, कल मिलेंगे इसके दूसरे पार्ट में।